अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं सैयद ज़ीशान अज़ीज़। GHQ कोई खाना काबा तो नहीं है जिसके सामने एहतजाज नहीं हो सकता। असलम गौरी साहब हैं, JUIF के तर्जुमान हैं, इन्होंने ये बयान दिया है और इसके अंदर और भी काफ़ी चीज़ें हैं जो मैं आपके सामने रखूँगा। जो मैंने आपको परसों के व्लॉग में बताया था कि इस्टेब्लिशमेंट को अब घेरने की तैयारी हो चुकी है, तो जुनेद अकबर साहब भी, जो सूबाई सदर हैं PTI के, वो भी मैदान में आ गए हैं और वो ये कहते हैं कि जी अब जो फैसला है वो मुज़ाहमत से ही होगा। हम मुफाहमत करने के लिए बहुत कोशिश की लेकिन हम थक चुके हैं उसके साथ। मैंने ये तमाम सूरत हाल जो चल रही थी, मौलाना साहब भी इनकलाबी बने हुए थे, तो मैंने अपने थोड़े से चीते दौड़ाए। मैंने अपने चीतों से कहा कि ज़रा पता करो ना इधर उधर कि ये मौलाना साहब की इनकलाबियत की आखिर वजह क्या है। तो मेरे पास कुछ चीज़ें आई हैं, वो डॉट्स कनेक्ट करके जो चीज़ मैंने बनाई है वो अभी तक शायद आप लोगों को नहीं पता होगी। आपको इस वीडियो के अंदर एक्चुअली फ्रेम सामने आ जाएगा कि मौलाना साहब इनकलाबी क्यों बन रहे हैं। अब सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं असलम गौरी साहब। ये मौलाना साहब की जमात के तर्जमान हैं, इनके स्पोक्स पर्सन हैं। उन्होंने एक निजी टेलीविज़न के ऊपर उनसे जब सवाल पूछा गया कि भाई आप एहतजाज करेंगे, धरना देंगे, आप क्या GHQ जाकर धरना देंगे, तो असलम गौरी साहब ने वहाँ पर बैठ के कहा है जी बिल्कुल GHQ कोई खाना काबा तो नहीं है। मेरा GHQ है, कोई अमेरिका का GHQ तो नहीं है। अगर वहां पर कुछ लोग जो है वो गलत कर रहे हैं तो मैं जाकर उनको बताऊंगा। और आप उस बयान की तायीद कर रहे हैं। इनफैक्ट आप ये फरमा रहे हैं कि हम वहीं पर जाएंगे, GHQ के सामने धरनों का वो जिक्र कर रहे हैं। क्या नाथ की तनाती वाली क्या बात? GHQ किसका है? वो अमेरिका का है? सब हमारी फौज का है ना सर, हमारी फौज का है ना। वो खाना का बात नहीं है यार, मेरा अदारा है ना। मेरे अदारे से मैं अपने कोई बात जाके उनसे कर नहीं सकता, उनसे रिक्वेस्ट नहीं कर सकता, उनको कह नहीं सकता कि भाई आप ये गलत सर वहाँ धरना देके आप ये बात करेंगे, सर वहाँ धरना देके आप ये बात करेंगे। GHQ के धरनों के लिए बनाया गया। हम सियासी लोग सियासी तरीके से बात करेंगे ना, बंदूक लेके तो बात नहीं करेंगे ना। नहीं सर, लेकिन GHQ के बाहर जाके धरना देना ये सियासी तरीका है। मैंने जब आइन से मावरा इस मुल्क में जब आइन को खराब किया जा रहा था, गलत फैसले आ रहे थे, अता बंदयाल जो कुछ कर रहा था, क्या हमने सुप्रीम कोर्ट के बाद धरना नहीं दिया था? और दुनिया को पता नहीं है उसका फायदा किस किसको हुआ था? छोड़ देना। हम जाकर उनसे बातचीत करेंगे। एग्जैक्ट जो बयान है वो आप सुन लें। वो ये कहते हैं कि पाक फौज के हेडक्वार्टर GHQ मेरा अपना इदारा है। GHQ कोई खाना काबा तो नहीं जहां जाकर एहतजाज नहीं किया जा सकता। मैं अपने ही इदारे में जाकर ये नहीं कह सकता कि आप ये गलत कर रहे हैं। हम सियासी लोग हैं और सियासी तौर पर ही बात करेंगे। हम बंदूक उठाकर या तशद्दुद के ज़रिए तो बात नहीं करेंगे। फिर उनसे और एक सवाल पूछा गया तो उसके ऊपर ये हुकूमती शख्सियात और उसकी तनकीद जो इनके ऊपर की गई बयान के ऊपर, मौलाना साहब के ऊपर भी, उसके ऊपर उन्होंने कहा कि ये तनकीद करते हुए आयशा गुल अलाई, हिना परवेज़ भट्ट, ओन चौधरी, मौलाना ताहिर अशरफी और फयाजुल हसन चौहान सब चाबी वाले खिलौने हैं। इन जैसे सियासतदानों और शख्सियात के मुंह लगने और बात करने से कहीं बेहतर है कि बंदा बराह रास्त इसी जगह जाए जहां से इनमें चाबी भरी जाती है। ठीक है। और इसी तनाज़र में जो है JUIF के सीनियर रहनुमा मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने भी इसी तनाज़र में GHQ जाने की बात की थी, जिसको ये असलम गौरी साहब जो है वो सपोर्ट कर रहे थे। वो कह रहे थे कि जी GHQ है वो इदारा है, वो मेरा इदारा है, तो वो कोई खाना काबा तो नहीं है जहाँ पर जाकर एहतजाज ना हो सके, और सियासी लोग हैं तो वहाँ पर जाकर बात करेंगे। अच्छा, उनसे एक सवाल भी किया गया कि PTI ने भी जो कुछ किया जी 9 मई या इस तरह का धरने के ऊपर, प्रोटेस्ट के ऊपर, तो उन्होंने कहा जी हम में और उनमें फ़र्क है। उन्होंने कहा जी हमने पहले भी सुप्रीम कोर्ट के बाहर भी धरना दिया और आपने देखा नहीं कि हमने वो कैसे धरना दिया। हमारे लोगों ने वहाँ पर जो है वो सफाई भी की, झाड़ू भी लगाए और तमाम चीज़ें जो है वो हमने पुरअमन तरीके से की। तो अब भी होगा तो पुरअमन तरीके से होगा। तो ये एक बड़ी स्टेटमेंट है असलम गौरी साहब की तरफ से। अभी ये JUIF वाली है, मौलाना साहब की स्टोरी में आगे चलकर आके बताता हूँ। उससे बाद जो है वो जुनेद अकबर साहब PTI की तरफ आ जाए। एक तो अलीमा खान साहिबा सवात और इन तमाम इलाकों के अंदर अपनी स्ट्रीट मूवमेंट कर रही हैं। परसों वो स्ट्रीट मूवमेंट्स कर रही थी, मुराद सईद के हलके में भी गई, वहाँ पर भी उन्होंने स्ट्रीट मूवमेंट दी। शांगला के अंदर जुनेद अकबर साहब जो हैं उन्होंने वहाँ पर एक खिताब किया है और वो ये कहते हैं हम मुफाहमत करने वाले नाकाम हो गए हैं। हम जो सियासी हल तलाश कर रहे थे हम नाकाम हो गए हैं। हमने वर्कर्स की गालियाँ बर्दाश्त की और बहुत कोशिश की कि बातचीत से कोई हल निकल आए, लेकिन हम नाकाम हो गए। अब ये बैरिस्टर गोहर के बाद ये दूसरे बंदे हैं टॉप की लीडरशिप में, क़यादत में, जो एडमिट कर रहे हैं कि हमने हर तरह से कोशिश कर ली, मुफाहमत की, लेकिन कोई बात नहीं बनी। इसके अलावा सूबाई सदर PTI जुनेद अकबर ने कहा कि वज़ीर आला KPK सुहेल अफरीदी ने कहा है कि हमें सिर्फ एक बार हतमी कॉल देनी है। उन्होंने कहा कि हम रोज़ रोज़ मुश्किलात का सामना कर रहे हैं और कारकुनों को हर रोज़ ये साबित करना पड़ता है कि हम इमरान खान के वफादार हैं, जो कि अफसोसनाक बात है। इसके अलावा वो ये कहते हैं कि आप क़यादत से सवाल करते हैं, ये वो लोगों से मुखातिब हैं, आप क़यादत से सवाल करते हैं। आज मेरा भी आपसे सवाल है, अलीमा खान 8 माह से अडियाला जेल आने की कॉल दे रहे हैं, मगर आप में से कितने लोग जाते हैं?
अब ये जुनेद अकबर साहब आम लोगों से पूछ रहे हैं कि 8 माह से वो अडियाला जेल बुला रही हैं, लेकिन आप में से कितने लोग देते हैं? वजीर आला को 26 नंबर चुंगी पर घंटों रोके रखा गया, लेकिन वहां 250 कारकुन भी मौजूद नहीं थे, आप लोग कहां थे? अब ये जुनेद अकबर साहब का गिला शिकवा तो बिल्कुल ठीक बनता है। अच्छा, वैसे जुनेद अकबर साहब मुझे खुद भी बहुत कम नजर आए हैं। वैसे मैं ये उनके ऊपर टोंट नहीं कर रहा हूँ, ये मैं हकीकत बता रहा हूँ कि मुझे जुनेद अकबर साहब खुद बजाते खुद जो है वो अडियाला के बाहर बहुत कम नजर आए हैं, कभी कभी मुझे वो नजर आए हैं। और रही बात अवाम वाली, ठीक है, वो अपने कारकुनों से सवाल पूछ रहे हैं, ये इसके अंदर उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात की है कि हमने वर्कर्स की गालियां बर्दाश्त की और बहुत कोशिश की कि बातचीत से कोई हल निकल आए। और सोहेल अफरीदी साहब भी कहते हैं कि जी हमें जो है वो बार बार साबित करना पड़ता है कि हम इमरान खान साहब के वफादार हैं। अच्छा, ये ठीक है कि इस वक्त जो एक तासुर पाया जाता है सोहेल अफरीदी साहब के बारे में, वो तासुर ये है कि सोहेल अफरीदी जी बिक चुके हैं। सोहेल अफरीदी जो हैं वो एस्टेब्लिशमेंट के टाउट बन चुके हैं। इससे पहले अली अमीन गंडापुर आए थे तो अली अमीन गंडापुर की शान में बड़े कसीदे पढ़े जाते थे, उनकी बड़ी तारीफें की जाती थी। फिर एक दो चीज़ें ऐसी हुई, 26 नवंबर हुआ, उससे पहले जब वो छोड़कर चले गए थे, उसके बाद फिर उनको एस्टेब्लिशमेंट का टाउट बना दिया गया और किसी और ने नहीं, अपनी ही पार्टी के जो उनके सोशल मीडिया के ऊपर जो लोग हैं, आम जो लोग हैं, उन्होंने उनको डिक्लेयर कर दिया कि जी आप अब कंप्रोमाइज हो गए हैं, आप अब एस्टेब्लिशमेंट के टाउट हैं। वो हट गए, सोहेल अफरीदी साहब आ गए। अब सोहेल अफरीदी साहब जब आते हैं तो वो नारा लगाते हैं कि अब की बार इश्क इमरान में मारा जाऊंगा, तो बड़ी उनकी जो है वो एक पजीराई होती है और एक बड़े पीक के ऊपर उनको ले जाते हैं ये सोशल मीडिया वाले और जो लोग हैं, सपोर्टर हैं जो खान साहब के, इतनी पीक के ऊपर लेकर जाते हैं और फिर वहीं से गिराते हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि ये बंदे को पहले इतना ऊपर ले जाते हैं, इतना ऊपर ले जाते हैं कि वो सोच ही नहीं पाता कि मैं इतना ऊपर आ गया, और फिर वहां से गिराते हैं उसको। तो सोहेल अफरीदी साहब के साथ भी ऐसे किया इन्होंने। सोहेल अफरीदी साहब ने अपनी जो स्टेटमेंट दी वो इनको बड़ी समझ में आई और इनको लगा कि सोहेल अफरीदी तो वो हीरा है जो पता नहीं कितनी मुजाहमत करेगा, तो सोहेल अफरीदी साहब को ऊपर लाकर खड़ा कर दिया। अब जब सोहेल अफरीदी साहब से मुजाहमत की जो तवक्को की जा रही थी वो मुजाहमत हुई नहीं। ये चाह रहे थे कि शायद कोई धरने होंगे, कोई लॉन्ग मार्च होंगे, कोई एहतजाज होंगे, इस तरह का कोई चीज़ नहीं हुआ, या सोहेल अफरीदी अपनी कोई प्रेशर देकर मुलाकात कर लेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो वहां से गिराया सोहेल अफरीदी साहब को चंद लोगों ने, और उनको भी अब कंप्रोमाइज कहा जाता है, एस्टेब्लिशमेंट का टाउट कहा जाता है, इमरान खान का गद्दार कहा जाता है, वो शफी जान हो, वो मीना खान अफरीदी हो, ऑल दो सब। जब मैं टोटल को कैलकुलेट करता हूं, इनको कंबाइन करता हूं, तो फिर मैं ये देखता हूं कि जो गंडापुर वो भी गद्दार, सोहेल अफरीदी गद्दार, मीना अफरीदी गद्दार, शाहिद खटक गद्दार, शफी जान गद्दार, बैरिस्टर सलमान अकरम राजा गद्दार, बैरिस्टर गौहर गद्दार, महमूद अचकजई गद्दार, अलामा राजा नासिर साहब गद्दार। फिर इसके अलावा अलीमा खान साहिबा के ऊपर भी लोग सवालात उठा रहे हैं, अलीमा खान गद्दार। तो पीछे कौन रह गया जनाब? पीछे तो कोई भी नहीं रह गया। तो जज्बाती बहुत हैं ये जो पीटीआई के कारकुन है ना, ये बहुत जज्बाती हैं अपने लीडर को लेके, इमरान खान को। और ठीक है, उनकी बात ठीक है कि जी 3 साल से ऊपर हो गए और अभी तक किसी ने कुछ नहीं किया, तो वो अपनी हद तक भी ठीक है। तो ये भी वही गिला शिकवा कर रहे हैं जुनेद अकबर साहब के, हमने गालियां बर्दाश्त की लेकिन हल कोई नहीं निकला। अब ये भी आज यानी कि कल बुध वाले दिन जो है एक क़यादत का इजलास बुलाया जा रहा है और उसके अंदर जो है वो एक बड़ा प्लान डिसाइड किया जाएगा कि हम गालबन सितंबर में गालबन जो है, जब लॉयर मूवमेंट चले एक तरफ से JUIF के जुलूस जारी हों और तब तक जो मौलाना साहब हैं वो भी अपनी स्टेटमेंट्स दे लें, काम गर्म कर लें, वो जो रेड लाइन है क्रॉस करनी है, फाड़नी है, जो भी करनी है वो कर लें। 2 चीज़ें वो, तीसरी तरफ से फिर हम आ जाएंगे पीटीआई को, तो एक स्पेस बन जाएगी और एस्टेब्लिशमेंट जो है वो फंस के रह जाएगी इसके अंदर। तो ये एक चीज़ें जो है वो इसके अंदर आ रही हैं। अब जो चीते मैंने दौड़ाए थे मौलाना फजलुर रहमान साहब के ऊपर, वो मेरे पास इंफॉर्मेशन आई और मैंने उसको एनालाइज किया। अब मेरा आप एनालिसिस सुने उसके ऊपर। मौलाना फजलुर रहमान साहब का पहले दिन से ये गिला है कि केपी गवर्नमेंट उनको नहीं दी गई जिस तरह वो चाहते थे। ये बात कहना कि मौलाना फजलुर रहमान साहब को जो ऑफर दी गई कि हम आपको गवर्नमेंट दे देते हैं, ये ठीक उन्होंने कहा है। मैंने कहा था कि मुझे नहीं लगता किसने ऑफर की थी, लेकिन ये ठीक उनको ऑफर की गई थी, लेकिन उनको ऑफर वाकई लोटों की बुनियाद पे की गई थी कि हम आपको दे देते हैं लेकिन लोटों की बुनियाद पे देते हैं। मौलाना साहब का पहले दिन से स्टांस ये है कि 7 मेरे MPA अभी हैं, 19 सीटें मुझे मजीद चाहिए जो मेरी बनती हैं फॉर्म 45-47 के हिसाब से, ठीक है। अब मौलाना साहब ये कहते हैं कि 19 सीटें मेरी वो और 7 मेरी ये, तो ये होगी टोटल 26। मुझे मेरी 26 सीटें पूरी करके दो, जैसे भी करनी है, उसके बाद मैं KP के अंदर अपनी गवर्नमेंट बनाऊंगा। जबकि जो ताकतवर लोग हैं, एस्टेब्लिशमेंट है, वो ये कहती है कि जी 19 नहीं मिलने, हम आपको पूरे कर देते हैं, कहीं से वो लोटे लाने पड़े, हमें वो उठाना पड़े किसी को, जैसे पहले उठाते रहे हैं, ये तरमीम के लिए उठाते रहे हैं पहले, जो भी करना पड़े हम उसको कर देंगे। मौलाना साहब इसके ऊपर बजीद थे अब तक
भाई मुझे वो दो। उन्होंने कहा जी ठीक है, नहीं लेनी तो फिर ना लो, तुम्हारी मर्जी है, हम क्या कर सकते हैं इसके अंदर। अब मौलाना साहब चुप करके बैठ गए। अब फॉर्मूला मैं आपके सामने रखता हूं जी, इसके ऊपर जो है ना, ये 19 सीटें मजीद ये मांग रहे हैं। तो इस वक्त जो JUIF के पास हैं वो हैं टोटल 18 सीटें इस वक्त मौजूदा जो सिस्टम है। PMLN के पास 19 हैं, पीपल्स पार्टी के पास 10 हैं, ANP के पास 4 हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस के पास 3 हैं। ये टोटल जाकर बन जाती हैं जी 54 सीट्स मौजूदा जो है इस वक्त। इसमें 19 अगर आप जमा करते हैं, 18, 19, 17, 15 इसके आसपास, तो ये फिगर जाकर बन जाता है कुछ 70 से 72, 73 के दरमियान में। अब जो KP के अंदर आपको उसके CM के लिए चाहिए वो आपको 74 आई गेस 73 वोट्स आपको चाहिए। यानी कि कोई 1 या 2 या 3, 4 वोट कम भी पड़ जाएंगे तो वो PTI के अंदर से भी कुछ ना कुछ लोग आ जाएंगे जो नाराज अरकान थे। आपको याद है ना, पिछले ये 20-25 लोग जो है वो नाराज अरकान थे, तो वो भी वहां से आ जाएंगे, उनको मैनेज कर लिया जाएगा या किसी को उठू भी लिया जाएगा, कुछ ना कुछ करके वोट छोड़ दिलवा दिए जाएंगे। अब उनसे ये पूछा गया कि जनाब 19 सीटें आपको कैसे दें। अब उसका भी आप फार्मूला सुने। 19 सीटों का फार्मूला ये है कि इस वक्त बहुत से 14 से 15 लोगों के ऊपर 9 मई के केसेस चल रहे हैं और 5-6 जो है वो इस वक्त इसके अंदर फंसे हुए हैं। ठीक है, 4 जो है वो मेरे ख्याल में इसके 2 बन्नू से हैं, 2 पिशावर से हैं, 4 जो है वो इसके अंदर और डिफरेंट इलाकों से हैं। तो इस तरह ये 14-15 के लगभग जाकर लोग बनते हैं जिनके केसेस चल रहे हैं। मौलाना साहब कहते हैं कि जी आप ना इनको इलेक्शन कमीशन से उड़वा दें, इनको आप वहां से उड़वा दें, इलेक्शन वहां पर दोबारा होगा और मेरा बंदा वहां से जीत जाए, तो ये 10 से ऊपर सीटें तो हमारी ये बन जाती हैं। ठीक है, कुछ लोगों को वो कहते हैं जी हम वैसे ही बिठा लेंगे अपने साथ, जिनको हम मनू लेंगे, डल गए, पैसे दे दिए, खरीद लिया, उनके ज़मीर खरीद लिए, तो ये सारे सिस्टम के अंदर वो ये कहते हैं कि हम जो है वो पूरे कर लेंगे अपने, तो आप हमें ऐसे दें, ऐसे ना दें कि हमें 17-18 लोटे चाहिए, नहीं, हमें 2-4 लोटे दे दे, हम उससे अपना गुजारा कर लेंगे, 17-18 लोटों से हमारा काम 19 लोटों से नहीं चलता है। ये फार्मूला था जिसके ऊपर नहीं मान रहे थे लोग। वो कह रहे थे जी नहीं, हमें नहीं ये समझ में आता, हमें नहीं ये समझ में आता। अब उसके साथ साथ बन्नू के अंदर पिछले 5 से 6 दिन से कर्फ्यू चल रहा है और PTI उसके ऊपर बातचीत नहीं कर रही। वहां पर इंटरनेट बंद है, वहां पर सब कुछ बंद है, वहां पर कोई वहां के हालात क्या चल रहे हैं, क्या हो रहा है, किसी को पता नहीं। अब लोग जाहिर सी बात है वहां पर तंग है और PTI भी उसके ऊपर नहीं बोल रही। तो मौलाना का जो साउथ बेल्ट में वोट है ना, मौलाना उसको भी अब स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, क्योंकि मौलाना अब ये तासुब दे रहे हैं कि ये जो PTI और फौज है ना, ये देख लो, ये एक पेज के ऊपर है, कर्फ्यू लगा हुआ है, आप लोगों की जिंदगी बर्बाद हुई हुई है, दहशतगर्दी हुई हुई है, लेकिन ये आप लोगों के साथ नहीं बात कर रहे, ना ये उसके ऊपर आवाज़ उठा रहे हैं। 5-6 दिन हो गए हैं बन्नू के कर्फ्यू के ऊपर। तो मौलाना अब ये तासुर दे रहे हैं कि भाई ये एक्चुअली एंटी इस्टेब्लिशमेंट अब नहीं रहे। जो इनका एंटी इस्टेब्लिशमेंट बंदा था खान, वो तो जेल में बैठा हुआ है, अब वो ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, तो ऑप्शन मैं हूं, तो मैं एक्चुअली एंटी इस्टेब्लिशमेंट हूं, तो वोट आपने अब मुझे देना है। ये लीडरशिप कंप्रोमाइज हो गई है और फिर वहां पर अब बातें भी चल रही हैं। लोग अब वहां पर इस PTI की लीडरशिप से भी तंग है कि यार खान के लिए तो आपने कुछ किया नहीं है, आपने खान के लिए कुछ नहीं किया, अब उसकी मुलाकात नहीं कर सके, उसकी सेहत के हवाले से कुछ नहीं बता सके हमें। तो लोग अब इनसे मुनहरफ हो रहे हैं PTI के लोगों से, इसलिए कि खान साहब के साथ ये नहीं खड़े हो सके। और ये भी वो वजह है प्रेशर की, जो अब जुनेद अकबर साहब भी प्रेशर को रिलीज कर रहे हैं और कि बाकी जगह के ऊपर भी माहौल बन रहा है। अली अहमद कुद साहब की भी जो लॉयर मूवमेंट है वो भी सितंबर के ऊपर चल रही है, JUIF ने भी जोर लगाया हुआ है। ये चीज एक होगी। दूसरी तरफ अब ये तो सारा चल रहा था, दूसरी तरफ यह है कि मुबैना तौर पर हुकूमत ने मौलाना को कहा है कि यार ये क्या तमाशा है। कभी कहते हैं वफाकी वजीर चेंज करो, कभी कहते हैं बूढ़ों को निकालो, कभी कहते हैं जवान लेकर आओ, कभी कहते हैं फलां काम नहीं कर रहा, कभी कहते हैं फलां काम नहीं कर रहा, कभी कहते हैं जी पैसा नहीं आ रहा, आपने ये तबाही फेर दी, आपने वो तबाही फेर दी है। बलूचिस्तान के हालात देखें, KP के हालात देखें और अब कश्मीर के आप हालात देखें, तो अजीब सूरत हाल है। वजीर भी लगाएं तो इनकी मर्जी से लगाएं, चलना है तो इनकी मर्जी चलना है, सांस लेना है तो इनकी मर्जी से लेना। और अब 28वीं तरमीम के ऊपर तो पीपल्स पार्टी को भी बड़ा जो है वो उसके ऊपर रिजर्वेशन है कि भाई ये क्या है। 27वीं तरमीम में तायात इस्तिस्ना, अदालतों वाला निज़ाम सारा, अब सूबों वाला सिस्टम और पता नहीं क्या क्या कुछ जो है वो लेकर आ रहे हैं। तो उन्होंने मुबैना तौर पर मौलाना को कहा, मौलाना साहब जरा खिंचो ना कम, जरा कम खिंचो ना, जरा जोड़ पाओ ना मौलाना जी। तो मौलाना साहब ने कहा जनाब हाजिर, मैं तो अगे इन्हों के उत्ते तपया बैठा, हलवे की प्लेट मेरे सामने पड़ी हुई थी, मैंने इनको सिर्फ ये कहा था कि चमचे ला कर दो, इनसे चमचे भी नहीं लाए गए। ठीक है, सारी अपोजिशन को मैंने मिला के हुकूमत बना लेनी थी, इन्होंने मुझे चमचे भी नहीं दिए। तो ठीक है, मैं मेरा हलवा इन्होंने खींचा, अब देखो मैं क्या करता हूँ।
अब मौलाना वहां से दे रहे हैं प्रेशर एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर, फौज के ऊपर प्रेशर दे रहे हैं। और यहां से हुकूमत अब क्या मैसेज दे रही है मौलाना के थ्रू कि देख लो कि अभी एक मौलाना खड़ा हुआ है, आप ये कह रहे हैं 28वीं तरमीम आ रही है, फलां को बदलो, ये फलां को बदलो, फिर टेक्नोक्रेट सेटम आ रहा है, फिर ये बातें चलती हैं, कभी जी सदर बनने जा रहे हैं खुद फील्ड मार्शल साहब, ये अफवाहें चल पड़ती हैं, कभी चलती हैं जी मोहसिन नकवी साहब वजीर आजम बना दिए जाएंगे। तो इस तरह की अजीब सेटअप बनने जा रहा है। तो उन्होंने कहा जी अगर आप हमें माइनस करते हैं ना, तो ये एक मौलाना है और आप देखें कि पाकिस्तान में इसके अलावा कोई हेडलाइन नहीं बन रही और उसका कोई कुछ कर भी नहीं पा रहा। तो अगर मौलाना के साथ पीटीआई को भी हम स्पेस दे दें, और अगर पीटीआई के साथ पीपल्स पार्टी भी खड़ी हो जाए, और अगर पीपल्स पार्टी के साथ पीएमएलएन भी खड़ी हो जाए, तो ਤੁਹਾਡਾ की बनेगा। तो ये मौलाना जो है ना, ये डरावा है, ये एक्चुअली ना वो चेहरा दिखा रहे हैं, मुस्तकबिल दिखा रहे हैं कि बन जाओ हम तुसी साडे नाल। ये जो आप हमसे बेवफाई की बातें कर रहे हैं, ये आप हमसे वादे जो है वो तोड़ने की बात कर रहे हैं, ये जो हमारी सिस्टम चल रहा है इसको आप बदलने की बातें कर रहे हैं, तो जानने की बातें छोड़ो, वरना मौलाना साहब आ गए हैं। हम भी फिर मौलाना साहब के साथ अगर खड़े हो गए तो बनेगा क्या आप लोगों का। ये जो पीछे जितने कारनामे हुए हैं ना 26 नवंबर और पता नहीं क्या क्या, ये तो फिर डलेगा फिर सबके, फिर हम डूबेंगे सनम, तुम्हें भी फिर ले डूबेंगे। और हम तो जाके एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानियां खड़ा कर देंगे, ये लो हमने छोड़ दी हुकूमत, तुम निकालोगे हमें, हम कहेंगे हमने खुद ही छोड़ दिया है, उसके बाद तो नहीं संभाल पाओगे। तो ये है एक्चुअली वो फॉर्मूला कि क्यों अभी तक गवर्नमेंट मौलाना को सपोर्ट करती हुई नजर आ रही है। बज़ाहिर लग रहा है कि छोटे मोटे लोग जो है वो आगे कहते हैं ये जाती होगी, ये जाती होगी। पर्चा क्यों नहीं देता मौलाना थे? नौरीन नियाज़ी की एक स्टेटमेंट आई, उसके ऊपर एनसीसीआईए ने उनको कॉल कर लिया और फिर आज दोबारा कॉल कर लिया, 20 को बुलाया, फिर 21 को फिर से बुला लिया, टाइम ही नहीं दे रहे, जल्दी है। तो मौलाना के ऊपर कहते हैं जी हम, वजीर आजम कहते हैं अभी नहीं हमने पर्चा करना। क्यों नहीं करना भाई? वो रेड लाइन नहीं क्रॉस हुई, वो नौरीन नियाज़ी से कम सख्त बात थी। तो ये वो सिनेरियो इस वक्त जो है वो बना हुआ है और उस वजह से मौलाना साहब इनकलाबी बने हुए हैं और मौलाना साहब जो है वो इस वक्त एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानिया के ऊपर चल रहे हैं। इसके ऊपर अब उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी कि मौलाना एक तीर से दो शिकार कर रहे हैं। नंबर एक, गवर्नमेंट उनको सपोर्ट कर रही है कि यार जरा इन्होंने जरा तगड़ा वक्त दो ना, जरा इनको पता लगे ना कि हॉट वाटर क्या होता है नीचे से जरा। और दूसरा, मौलाना साहब अपना गुस्सा भी निकाल रहे हैं, केपी लगे 19 सीटां नहीं ना दी मैनू, तो हम लो सांभो फिर, जिसे हम इंजीनियर अली मिर्जा कहते हैं ना, लो सांभो हूँ, तो अब सांभो फिर मौलाना साहब को मना लिया जाएगा। क्या वो कहीं ना कहीं घुमा फिरा के कुछ ना कुछ जो है वो कर ही लिया जाएगा। अच्छा जी, ईरान और अमेरिका के ऊपर चलते हैं। ईरान के जवाबी हमलों से अमेरिकी अफवाज का बड़ा जानी नुकसान हुआ है। 100 के करीब अमेरिकी फौजी जो हैं वो जख्मी हुए हैं और 14 हलाक हो गए हैं। अब पेंटागन ने जो है, अमेरिकी महकमा दिफा पेंटागन ने एतराफ़ किया है कि गुज़िश्ता 2 हफ्तों से जारी ईरान अमेरिका तनाज़ा और ईरानी मिसाइल और ड्रोन हमलों के नतीजे में 100 अमेरिकी फौजी जख्मी हुए। 7 जुलाई से अब तक मुतासिर होने वाले 96% जख्मी इलाज के बाद दोबारा अपनी वापसी ड्यूटी पर आ गए हैं। शुमाली इराक और उर्दन में अमेरिकी अड्डों पर ईरानी जवाबी कार्रवाइयों के बाद हलाकतों की तादाद बढ़ने का शदीद खतरा मौजूद है। अब ये एक्चुअल जो तादाद है ना वो ज़्यादा है, लेकिन जंग है और जाहिर सी बात है डिफेंस की इंफॉर्मेशन है, तो कंट्रोल करके इंफॉर्मेशन दी जाती है कि इस तरह ना लगे कि हमारा जो नुकसान है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है। क्योंकि विजुअल्स जो हमने देखे हैं एयर बेसिस के ऊपर, वो हम जॉर्डन की एयर बेसिस हम देख लें, बाकी हम एयर बेसिस इनकी देखते हैं, तो वहाँ पर जो विजुअल्स हैं ना वो बड़े खौफनाक होते हैं। वो जो बैलिस्टिक मिसाइल्स मारे जा रहे हैं, फिर इनके जो हैं वो रैप्टर्स जो हैं वो तबाह किए जा रहे हैं, तो वो बड़े खौफनाक इमेजेस होते हैं उसके अंदर। तो ये जंग जो है वो अभी चल रही है। उस जंग के पेश नज़र जो पेट्रोल के ऊपर जो हमारी हुकूमत ने कहा था कि रोज़ाना रद्दोबदल होगा, उसमें पिछले दिन रद्दोबदल ये हुआ था कि 5 रुपये और शायद 44 पैसे पेट्रोल के बढ़ाए गए थे और डीजल 31 रुपये लगभग बुलाया गया था। तो कल दोबारा से कीमतें जो हैं वो एडजस्ट की गई, तो पूरे 35 पैसे कम किए हैं। आपको याद है मरियम औरंगजेब का पूरे 2000 रुपये, तो कल रात पूरे ना 1 पैसा कम ना 1 पैसा ज्यादा, पूरे 35 पैसे शहबाज शरीफ साहब ने कम कर दिए हैं और अवाम को एक बड़ा रिलीफ दिया है। बहरहाल जी, अब तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट व्लॉग तक अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।